Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 2 जनवरी 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना, युगांडा को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में जो 4 साइट्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एक ऐसी साइट है जो कि हड़प्पन साइट नहीं है। ऑप्शन ए चनहुदड़ो, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सौगोरा या फिर ऑप्शन नंबर डी देसलपुर। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बाकी जो थंबनेल वाला आर्टिकल है इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव दवाई के बारे में, कौन सी बीमारी के लिए वो दवाई को बनाया गया है, यूएसए ने अप्रूवल दिया है, वो सब कुछ अभी हम थोड़ी देर में कवर करने वाले हैं। लेकिन जब आज के न्यूज़पेपर का आप फ्रंट पेज देखोगे तो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकल कर आएंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह सकते हो। हुआ क्या है, देखो यहाँ पे आपको 2 तारीखें ध्यान में रखनी है। वो 2 तारीखें कौन कौन सी हैं, एक तारीख है 1 जनवरी और एक तारीख है 1 जुलाई। तो हर साल ये 2 तारीखें आती हैं और इस बार भी 1 जनवरी 2023 जो है वो निकल चुका है, यानी कि कल ही ये तारीख थी। तो इस दिन होता यहाँ पर यह है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर आपस में कुछ लिस्ट को एक्सचेंज करते हैं। कब कब एक्सचेंज करते हैं, एक तो 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को। हर साल कुछ लिस्ट एक्सचेंज की जाती हैं और बेसिकली अगर मैं टू बी प्रिसाइज बात करूँ तो 2 लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट के अंदर क्या होता है, जो भी इंडिया के कोई कैदी पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान के कैदी इंडिया के अंदर में हैं, तो कौन कौन से कैदी हैं उनकी प्रॉपरली लिस्ट यहाँ पर ये दोनों देश तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद में एक दूसरे के साथ में उस लिस्ट को एक्सचेंज करते हैं। तो पहली लिस्ट तो ये हो गई। दूसरी लिस्ट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर कि कहाँ कहाँ पर भारत के अंदर टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। इसके लिस्ट भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। अब इसकी लिस्ट शेयर करने के पीछे का पर्पज़ क्या है उसको मैं आगे आपको डिटेल से समझाऊंगा, अभी के लिए आपको यहाँ पर इतना समझना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 तारीखें हैं, एक है 1 जनवरी और एक है 1 जुलाई। इन 2 तारीखों के बीच में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और पहले जो लिस्ट के बारे में मैंने बात करी थी वो है प्रिजनर्स को लेकर, यानी इस तारीख को यानी कल के दिन क्या किया गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैदियों की लिस्ट शेयर की गई है। यानी कि इंडिया के जो कैदी पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के जो कैदी इंडिया में हैं, कौन कौन से कैदी हैं, कितने कितने कैदी हैं, प्रॉपरली उनकी लिस्ट आपस में इन्होंने एक्सचेंज करी है। बेसिकली शेयर वर्ड सही नहीं रहेगा, एक्सचेंज करी है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और उस लिस्ट को एक्सचेंज करते हुए हमारी सरकार ने यहाँ पर पाकिस्तान से बोला है कि देखो कुछ यहाँ पे हमारे मिसिंग डिफेंस पर्सनल्स हैं और कुछ यहाँ पे मछुआरे हैं। होता यहाँ पर यह है कि जो मछुआरे हैं ना, वो इंडिया से मछली पकड़ने के लिए जब निकलते हैं तो दूसरे देशों की टेरिटरी के अंदर भी पहुँच जाते हैं। जैसे पाकिस्तान की टेरिटरी में पहुँच जाते हैं, पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल वाटर्स है ना, पाकिस्तान के हिस्से में जो पानी आ रहा है वहाँ पर मछली पकड़ने पहुँच जाते हैं, तो पाकिस्तान उनको अरेस्ट कर लेता है, जैसा श्रीलंका के केस में होता है।
और ऐसे ही आप देखोगे इसका अपोजिट भी देख सकते हो, इंडिया के काफ़ी सारे पाकिस्तान के काफ़ी सारे मछुआरे इंडिया की टेरिटोरियल वाटर में आ जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो होता यह है कि यहाँ पे इंडिया उनको अरेस्ट कर लेता है। तो जो फिशरमैन है वो पकड़े जाते हैं उस देश के इंडिया में और इंडिया के यहाँ पर उस देश के अंदर। अब होता यहाँ पर यह है कि उनकी भी जो लिस्ट है वो शेयर की जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कब? 1 जनवरी को। तो कल के दिन यहाँ पर ये सारी लिस्ट शेयर करी गई है, जहाँ पर इंडिया ने मांग की है कि जो भी हमारे मिसिंग इंडियन डिफेंस पर्सनल्स हैं, फिशरमैन हैं, इन सबको यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाए, इन सबको छोड़ दिया जाए। इंडिया ने यहाँ पर इस चीज़ की मांग भी की है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो मिनिस्ट्री इन्होंने मेंशन किया कि जिन जिन लोगों की सज़ा पूरी हो गई है और उनको भी छोड़ दिया जाए, ये बात भी हमारे सरकार की साइड से यहाँ पर पाकिस्तान को बोली गई है। ठीक है, बाकी ये तो हमने बात कर ली है। उसके बाद हमने ये देखा कि इंडिया के कई सारे जो फिशरमैन्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आज के समय पर पाकिस्तान की कस्टडी के अंदर हैं। उसी प्रकार से लगभग 339 के आसपास जो पाकिस्तानी सिविलियन प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उसके बाद में 95 पाकिस्तानी मछुआरे हैं, ये इंडिया की कस्टडी में है। तो हमने इनकी प्रॉपर लिस्ट तैयार करके पाकिस्तान के साथ में शेयर करी है। तो इस प्रकार से पहली लिस्ट यहाँ पर शेयर की जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये क्यों की जाती है? क्योंकि इसको लेकर ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था साल 2008 में। साल 2008 में एक अग्रीमेंट था जिसका नाम है अग्रीमेंट ऑन कंज्यूलर एक्सेस। तो हर साल यहाँ पर इस अग्रीमेंट के बेसिस पर 1 जनवरी को ये दोनों देश लिस्ट को शेयर करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। ये हमने अभी बात की है पहली वाली लिस्ट की, जिसमें कैदियों के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। अब बात आती है दूसरी लिस्ट की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जाती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने 1988 के तहत अगर हम बात करें तो एक एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक और लिस्ट शेयर करते हैं। अभी उस लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल से। उसके अंदर क्या होता है कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स का इंस्टॉलेशन कर रखा है, वो हम लोकेशंस पाकिस्तान के साथ में शेयर करते हैं। और पाकिस्तान भी अपनी लोकेशन बताता है जहाँ जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनके रखे हुए हैं, जहाँ जहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इंस्टॉलेशन कर रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस काफ़ी ख़राब रहते हैं और कभी भी यहाँ पर कोई भी अटैक हो सकता है। तो अटैक के बीच में आप देखोगे कहीं हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इसके ऊपर पाकिस्तान अटैक ना कर दे गलती से भी। और इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान भी हमारे साथ में इस एग्रीमेंट को साइन करता है कि पाकिस्तान को भी डर है कहीं इंडिया उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर अटैक ना कर दे। तो अगर ये गलती से भी काम हो जाता है ना, तो इससे बहुत बड़ा विस्फोट होगा, बहुत सारे लोग की जान जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये जो न्यूक्लियर डिजास्टर है ये अपने आप में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कहाँ कहाँ पर हमारे पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, कहाँ कहाँ पे रिएक्टर्स हैं, वो लोकेशन हम पाकिस्तान के साथ में शेयर करते हैं ताकि पाकिस्तान गलती से भी वहाँ पे उस लोकेशन पर अटैक ना करे। और बाकी यहाँ पे पाकिस्तान अपनी लोकेशन शेयर करता है ताकि इंडिया उसके ऊपर अटैक ना करे। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये जो लिस्ट है ये हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई इन 2 तारीखों में शेयर की जाती हैं, एक्सचेंज की जाती हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं उसको अगर आपने नोट्स में लिखना है तो उसके अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल रेडीमेड नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दिख रही होगी, ठीक है ना। तो ये मैं आपको थोड़ा सा और एक बार रिविजन के तौर पर बता देता हूँ ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो ये जो अग्रीमेंट है ये वाला तो आपने समझ लिया था, जो कैदियों को लेकर अग्रीमेंट है उसका नाम है अग्रीमेंट ऑन कंज्यूलर एक्सेस। लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को रोकने के लिए जो अग्रीमेंट है उसका नाम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इंडिया में किए गए हैं, पाकिस्तान में किए गए हैं, जहाँ जहाँ पर रिएक्टर्स पावर प्लांट्स लगे पड़े हैं, उनकी लोकेशन आपस में एक्सचेंज करना ताकि उनके ऊपर अटैक को रोका जा सके। तो इसको लेकर यह अग्रीमेंट किया गया था। इसके एग्रीमेंट के बेसिस पर भी ये दूसरी लिस्ट को एक्सचेंज किया जाता है। तो ये 2 लिस्ट के नाम ज़रूर से ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ऐसा इतिहास में हो चुका है। 1981 की बात है, इजराइल ने क्या कर दिया था, इराक के जो ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर है ना बगदाद के पास में, यहाँ पे अटैक कर दिया था। तो वहीं से यहाँ पर ये सीख ली गई है कि ऐसा ना हो कि कोई जो दूसरा देश है वो दूसरे देश के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि ये सबसे डिजास्टर सिचुएशन मानी जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर इस चीज़ को रोकने के लिए ये लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है, ये जो अग्रीमेंट है वो किया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा नंबर 1 आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। अगले आर्टिकल पर आते हैं। तो एक बीमारी न्यूज़ में है जिसका नाम है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया बहुत खतरनाक बीमारी है। क्या होती है अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो हेमोफीलिया को लेकर ना एक न्यूज़ लगातार चर्चा में है। इसके बारे में आप देखोगे तो अभी क्या होता है, जो जीन थेरेपी है
जीन के अंदर जो चेंजेस करने हैं, जो जीन थेरेपी है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई नजर आई है इस हेमोफीलिया केस के अंदर में। ये क्या होता है वो भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज से 1 महीने पहले या कुछ सप्ताह पहले भी ये जो आर्टिकल है वो लगातार न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हेमोफीलिया की एक दवाई बनाई गई है और यूएसए ने यहाँ पर उस दवाई को अप्रूवल दे दिया है और उस दवाई का नाम है हेमजेनिक्स। क्या नाम है? हेमजेनिक्स। आप यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स देख पा रहे होंगे, लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि वो जो दवाई है उसकी कीमत क्या है। वो उस दवाई की कीमत यानी एक खुराक की जो खर्चा है ना वो लगभग 28 करोड़ का है। एक डोज का खर्चा 28 करोड़ का है। तो आप इमेजिन करो यहाँ पर ये जो बीमारी आखिरकार ऐसी बीमारी है क्या, हेमोफीलिया क्या है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हेमोफीलिया के बारे में थोड़ी बहुत बातों को जानते हैं। देखो, हेमोफीलिया बेसिकली एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है। यहाँ पे होता यह है कि देखो, वैसे नॉर्मल में क्या होता है, आपके कहीं पर कट लग गया और उसकी वजह से खून निकलने लगा, तो खून निकलता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद में वहीं पर खून जम जाता है और वो खून रुक जाता है। वो तो हो गई नॉर्मल कंडीशन, है ना। लेकिन हेमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि जब ये खून निकलना स्टार्ट होता है ना, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, वो खून जमता नहीं है, वो खून बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। उस खून को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी जो हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, जो ब्लड को जमाने का काम करता है, वो यहाँ पर उस फैक्टर की कमी देखने को मिल जाएगी इंसान के अंदर में, जिससे यहाँ पर हेमोफीलिया बनता है। तो खून निकल रहा है और वो लगातार निकलते रहता है, निकलते रहता है, वो रुकता नहीं है। वो बेसिकली हेमोफीलिया वाली कंडीशन है। ये कैसे होती है? ये कहीं ना कहीं जो चेंजेस है, जो म्यूटेशन है ना, उसकी वजह से भी होती है। होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन है, उसके अंदर कोई चेंज हो जाए, उसके अंदर कोई यहाँ पर बदलाव हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो जीन है ना, ये कहाँ पे स्थित होता है? ये जो जीन है हमारे एक्स क्रोमोसोम में होता है। तो वो जो एक्स क्रोमोसोम के अंदर जीन है, अगर इनके अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से हमारे क्लॉटिंग प्रोटीन को अफेक्ट कर सकता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि वो ब्लड को जमाना ही ख़त्म कर देगा। तो ब्लड अगर निकलेगा तो वो निकलते ही रहेगा, जमेगा नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारा ब्लड लॉस होने की वजह से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ये बेसिकली हेमोफीलिया कहलाता है। तो आप कहोगे बहुत खतरनाक सिचुएशन है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और इसमें बोला ये जाता है कि जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, उनको सबसे ज़्यादा होता है अगर हम इसको कंपेयर करें मेन और वेमेन के मामले में। तो बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये ज़्यादातर लोगों को हो जाता है। एक रेयर डिजीज़ है, बहुत कमी से देखने को मिलता है। एक डेटा आता है WHO का, उस डेटा के अकॉर्डिंग बात की गई है कि हर 10,000 लोग में से केवल एक व्यक्ति को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हेमोफीलिया से सफ़र करता है। और इंसान पैदा होते यहाँ पर हेमोफीलिया के साथ में पैदा होता है। तो हर 10,000 में से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हेमोफीलिया के साथ में जन्म ले रहा है। तो ये एक रेयर डिजीज़ की कैटेगरी में भी आती है। इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में तो ध्यान रखना है। हेमोफीलिया क्या है, आपसे पूछा जा सकता है हेमोफीलिया टर्म के बारे में। तो हेमोफीलिया क्या है? एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जहाँ पर जो इंसान की ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी होती है, यानी कि खून जो निकलता है उसकी जमने की जो क्षमता होती है ना, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जो खून है वो बह जाता है सारा का सारा। क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। हम बात करने वाले हैं ग्रेट वाइट पेलिकन के बारे में। तो ग्रेट वाइट पेलिकन क्या है? तो एक प्रकार की बर्ड है जो कि आपको इस प्रकार से पिक्चर में दिखेगी। आप इसको बहुत आराम से पहचान पाओगे। इसकी जो चोंच है ना, नीचे से आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। ये बेसिकली ग्रेट वाइट पेलिकन है। बहुत कम ही से दिखाई पड़ती है। तो अभी ये पुलिकट लेक पर दिखाई पड़ी है, इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आई है। इससे पहले आखिरी बार 2014 या 15 में दिखाई पड़ी थी। बीच में 2017 में 18 में भी बोला गया कि दिखाई पड़ी, लेकिन यहाँ पर कोई इमेजेस हमारे पास में निकल कर नहीं आई हैं। तो बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर पुलिकट लेक पर ये दिखाई पड़ी है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। आखिरकार ये कहाँ पर दिखाई पड़ी है? तो मैंने आपको बता दिया, पुलिकट लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है। और वहाँ पर भी आप देखोगे ये जो लेक है ना, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो बर्ड है, ये खासकर नेलापतु बर्ड सेंचुरी, जो नेलापतु बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर पाई गई है। वहाँ पर भी बेसिकली उस बर्ड सेंचुरी में भी जो पुलिकट लेक है उसके जस्ट किनारे पर ये देखने को मिली है, एक लौती बर्ड देखने को मिली है। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हमें कवर करना है। इस आर्टिकल से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए पता होने चाहिए। सबसे पहला, यहाँ पर नेलापतु बर्ड सेंचुरी ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पर ये जो बर्ड सेंचुरी है ना, नाम से पता चल रहा है एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर बर्ड्स के लिए, चिड़ियों के लिए देखने को मिलता है। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पेलिकन्स और दूसरे प्रकार की चिड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो पुलिकट लेक से 20 किलोमीटर नदन साइड में, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है ना, जस्ट बॉर्डर पर ही यहाँ पर ये आपको नेलापतु बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाएगा, पुलिकट लेक से 20 किलोमीटर दूरी पर। ये सेंचुरी लगभग 459 हेक्टेयर्स में फैली हुई है। ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में लोकेशन रखना है क्योंकि हमेशा लोकेशन को लेकर ही सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे पुलिकट लेक भी आ चुका है न्यूज़ में। तो पुलिकट लेक क्या है? तो आपको पता होगा, वैसे
एक ऐसी झील भी है जिसमें सबसे ज़्यादा खारा पानी पिया जाता है, खारा पानी पाया जाता है। और वो सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर में। उसको हम लोग चिलिका लेक के नाम से जानते हैं, पता होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो चिलिका लेक यहाँ पर हमारे देश की पहली यहाँ पर ब्रैकिश वाटर लेक देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड जो ब्रैकिश वाटर लेक आती है वो है पुलिकट लेक। तो चिलिका लेक के बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी लेक है वो बेसिकली यहाँ पर ब्रैकिश वाटर की यानी खारे पानी की, वो पुलिकट लेक आती है। ठीक है, पुलिकट लेक कहाँ पर स्थित है मैंने आपको बता दिया। ये भी बेसिकली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। ज़्यादातर इस झील का हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो वैरायटीज़ जो बर्ड्स की हैं वो पाई जाती हैं। अलग अलग चिड़िया यहाँ पर उड़कर आती हैं, कई सारी जगह से चिड़िया माइग्रेट भी करती हैं, जैसे ग्रे पेलिकन, पेंटेड स्टॉक्स, इस प्रकार की बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ कवर हो गई इस आर्टिकल से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है ग्रेट वाइट पेलिकन। ये जो बर्ड है इसके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये जो बर्ड है ये पेलिकन फैमिली से बिलोंग करती है। इसको हम लोग वाइट पेलिकन, रोजी पेलिकन और साथ ही साथ में वाइट पेलिकन के नाम से भी जानते हैं, मतलब वही सेम नाम हो गया। तो ध्यान रखना, रोजी पेलिकन के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में कहाँ पे मिलती है ये? सदर्न ईस्ट यूरोप के अंदर में, एशिया के अंदर में, अफ्रीका के अंदर भी ये बर्ड पाई जाती है। उसके बाद में ज़्यादातर ये जो बर्ड से माइग्रेट करती हैं उस एरिया से उड़कर आ जाती हैं। और उसके बाद में इंडिया में भी आप देखोगे ये बाहर से उड़कर माइग्रेट वगैरह करती हैं, तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो स्पीशीज़ हैं कई बार एक साथ घोंसलों में रहती हैं। घोंसले मतलब एक साथ ग्रुप के अंदर रहती हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ के अंदर यहाँ पर ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। बाकी इनको कहाँ पे रहना पसंद है? खासकर जो ब्रैकिश वाटर है, खारा पानी है ना, जो खारे पानी वाली झीलें हैं वहाँ पर रहना ज़्यादातर पसंद करती हैं। इस वाइट पेलिकन का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ध्यान रखना, इसकी संख्या लगातार खतरे में है, इस वजह से इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। तो IUCN स्टेटस भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे इस आर्टिकल से पता चल चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ आपको PDF के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो उसको वहाँ से PDF से डाउनलोड कर लेना। आओ मैं आपको लोकेशंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना। इसमें आपको देखें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये मैप थोड़ा सा पुराना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर तेलंगाना हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर बॉर्डर पर पुलिकट लेक है, ये आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु, यहीं पर बॉर्डर पर पुलिकट लेक है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर यहाँ पर कोलेरू लेक भी है। कोलेरू लेक भी यहाँ पर इन बर्ड्स के लिए जानी जाती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर कोलेरू बर्ड्स का भी, लेक का भी यहाँ पर जो पिक्चर है वो लगा दिया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, लोकेशन मैंने आपको बता दी है। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आपको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे और जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में दिया करो। और मॉर्निंग का वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लीज़ जाकर उसको ज़रूर से देख लेना। मॉर्निंग में आपको इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो मिल जाता है रोज़ाना सुबह 5 बजे, फिर उसके बाद 8 बजे से लेकर 8:20 के बीच में या फिर कभी 8 बजे से पहले तक जो वीडियोज़ है आपका वो द हिंदू का मिल जाता है, ठीक है ना। तो दोनों ही वीडियोज़ आपको मिल जाते हैं। और आज के वीडियो में एक रिकॉर्ड तोड़ लाइव यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं वो आए थे, आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो मॉर्निंग का 5 बजे का वीडियो था ना, तो इसमें लगभग यहाँ पे एंड वक्त तक 361 लोग जो है इसको लाइव देख रहे थे। तो और वो भी अच्छी बात यहाँ पर यह है, या फिर ख़ास बात आप कह सकते हो, ये मॉर्निंग के 5 बजे है, ठीक है ना। तो 5 बजे इतने सारे लोग यहाँ पर उठकर लाइव देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे यहाँ पर करते रहो यार, आगे ग्रो करते रहो। बाकी वीडियोस मैं कोशिश करता रहूँगा दोनों वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहें, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 1 एग्रीकल्चर और GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से भी लिंक कर पाओगे। क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे समझेंगे। तो आपको पता होगा साल 2023 को हम लोग कैसे देखने वाले हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह यहाँ पर देखने वाले हैं। मिलेट्स क्या होते हैं? जो मोटे अनाज होते हैं ना, उसको लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों ने मिलकर साथ में मिलकर कहीं ना कहीं मिलेट्स के कंजम्पशन को प्रमोट किया है। यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार साथ मिलकर क्या कर रही हैं? जो मोटे अनाज हैं उनका प्रमोशन कर रही हैं, उन मिलेट्स को प्रमोट कर रही हैं। जैसे बाजरा, जोवर, ये जो चीज़ें हो गई ना, इनका प्रमोशन यहाँ पर किया जा रहा है कि लोग जो है इसका ज़्यादा कंजम्पशन करें। क्यों करना है कंजम्पशन, वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा आगे बढ़ते बढ़ते। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि साल 2023 जो है ना, साल 2023 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह देखने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि कल से साल 2023 स्टार्ट हो चुका है। और ये जो
यहाँ पर इवेंट से बड़े बड़े इवेंट्स रखे जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में। छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान के अंदर भी यहाँ पर कुछ इवेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के। उसके अलावा फिर कुछ इवेंट्स आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश में भी होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इवेंट्स उत्तराखंड और उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर भी किए जाएंगे। और ये जो इवेंट्स हैं इनका मकसद क्या होगा? इनका मकसद होगा कि जो मिलेट्स है, जो मोटा अनाज है, इसको प्रमोट किया जाए, लोग यहाँ पर इसके कंजम्पशन को थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है ना। तो भारत ने इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की नींव रखी है, इस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो करंट इशू के अंदर बात आई है कि हाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इसको प्रमोट कर रही है, बट इतने से काम नहीं चलेगा। आपको इसके बैकग्राउंड डेटा को पढ़ना होगा, स्टैटिक डेटा से इसको लिंक करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से बनने वाला है। और एक क्वेश्चन यूपीएससी पहले ही पूछ चुका है, कैसा पूछ चुका है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो हम समझते हैं कि आखिरकार ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है क्या। तो इंडिया ने यहाँ पर इसकी शुरुआत करी थी। इंडिया यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो एक टारगेट रखकर चल रहा था कि हम इस प्रकार का साल जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, इस प्रकार का यहाँ पर एक इंटरनेशनल ईयर मनाकर चलेंगे साल 2023 को। और इस चीज़ को यहाँ पे अप्रूव भी कर दिया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू साल 2018 में। ये बात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहुँचती है और यूएनजीए ने भी यहाँ पर बोल दिया कि ठीक है 2023 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसको डिक्लेयर करने का पर्पज़ यह है कि जो मिलेट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को पता चले, लोग यहाँ पर इन मिलेट्स का कंजम्पशन को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है ना। इसका ये मेन एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। अब पहली बात ये आती है कि सर मिलेट अभी भी समझ में नहीं आया, मिलेट होता क्या है। देखो मिलेट्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में अलग अलग प्रकार की फसलें हैं। इसमें आपने रागी का नाम सुना होगा, जोवर का नाम सुना होगा, सामा, बाजरा, वारिगा। तो ये सारे के सारे मिलेट्स हैं। मोटे अनाज जो होते हैं उसको हम लोग मिलेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छी बात यहाँ पर ये जो मिलेट्स है ना, इनका इतिहास देखोगे तो बहुत पुराना है, क्योंकि इस प्रकार के जो अनाज हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी पाए गए हैं। तो इस प्रकार के अनाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। आज के समय पर पूरे दुनिया भर में 131 कंट्रीज़ के अंदर इन मिलेट्स को उगाया जाता है। एक ट्रेडिशनल फूड है, यानी मैंने आपको बताया इनका इतिहास बहुत पुराना है। लगभग यहाँ पर अगर हम एशिया और अफ्रीका की ही बात करें तो एशिया और अफ्रीका के अंदर लंबे समय से इन फूड का कंजम्पशन किया जा रहा है। इंडिया जो है दुनिया भर में एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट का, यानी दुनिया भर में जितना भी मिलेट का प्रोडक्शन होता है उसका 20% प्रोडक्शन केवल भारत करता है। और एशिया में जितना भी मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है उसका 80% प्रोडक्शन केवल इंडिया करता है। तो इंडिया इतना बड़ा प्रोड्यूसर है। दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, ये तीनों देशों के बारे में ध्यान रखना है। ये 3 देश हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से तो इंडिया टॉप नंबर पर चल रहा था, लेकिन अभी 1-2 साल में चेंजेस होने स्टार्ट हो चुके हैं। चेंजेस ये हुए हैं कि अफ्रीका थोड़ा सा आगे निकल रहा है इस मिलेट के प्रोडक्शन के मामले में। बात यह है कि सर मिलेट्स के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, इसका कोई महत्व है क्या? हाँ बिल्कुल, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस यह है कि जब आप लोग मिलेट को बाकी सारे फसलों से कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा पोषण होता है इनके अंदर में। ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कम खर्चीले होते हैं, इन पर ज़्यादा पैसा लगाना नहीं होता है, मतलब सस्ते होते हैं। तो मिलेट्स लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा आपको हाई क्वालिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई। अगर आप उसको चावल रोटी से या चावल या फिर आटे से कंपैरिजन करोगे तो अगेन उसके कंपैरिजन में भी इसके अंदर मिलेट्स में प्रोटीन ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन कंटेंट, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। मिलेट्स के अंदर मैग्नीशियम, उसके बाद में कैल्शियम जैसी चीज़ें बहुत होती हैं। जैसे रागी का एग्जाम्पल लें तो रागी जाना जाता है अपने कैल्शियम कंटेंट की वजह से, इसमें कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। तो मिलेट्स कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी कमी क्या है लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की, पोषण की। तो वो पोषण यहाँ पर पूरा करने के लिए, न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए मिलेट एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इवन यहाँ पर इंडिया के अंदर बात करें, दुनिया भर में बात करें, जो महिलाएं हैं ना, हर दूसरी महिला कहीं ना कहीं एनीमिया से सफ़र कर रही है। किससे? एनीमिया से। एनीमिया कैसे हो रहा है? बॉडी में आयरन की कमी से, ब्लड की कमी से। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मिलेट है कहीं ना कहीं इस कमी को भी दूर करेंगे, आयरन को बढ़ावा देंगे बॉडी के अंदर में। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसकी वजह से हम फोकस कर रहे हैं कि मिलेट्स का कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ाया जाए। दूसरा एक और इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मिलेट्स ग्लूटेन फ्री और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इससे आपको मोटापा भी नहीं होगा, कोई यहाँ पर ओबेसिटी नहीं होगी, कोई डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसका कंजम्पशन प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है ना। तीसरा यहाँ पर फ़ायदा इसका यहाँ पर यह है कि एक सुपर क्रॉप है एट ग्रोइंग। मतलब यह है कि जब आप इसको उगाते हो ना तो इसमें ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। ज़्यादातर जो फसलें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं चावल की बात करूं तो ढेर सारा पानी, टन्स के अंदर पानी चाहिए होता है उस चावल को उगाने के लिए। लेकिन मिलेट्स में ऐसा नहीं है। मिलेट्स लेस वाटर कंज्यूमिंग है, यानी यहाँ पे बहुत कम पानी में आप बहुत अच्छी फसल उगा सकते हो। और उससे एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मान लो
जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो कई सारे एरिया सूखे पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी मिलेट्स को उगाया जा सकता है, ठीक है ना। या फिर कहीं पर बारिश कम होती है तो वहाँ पर भी मिलेट्स को उगाया जा सकता है। तो मिलेट्स की अपने आप में ही ये सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। तो इनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने यहाँ पर साल 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह देखा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सरकार ने और भी कई सारे इनिशिएटिव उठाए हैं हमारे कंट्री में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए। तो वो अलग से इनिशिएटिव है जो कि आपको मेंस में हेल्प कर सकते हैं। जैसे पहला इनिशिएटिव है इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। ये भी एक इनिशिएटिव है। इसका मकसद ये है कि हम लोग क्या कर सकें, अपने मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है इसको इम्प्रूव कर सकें। उसको जब हम उगा रहे हैं उसकी कटाई जब होती है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सके, ये हमारा मकसद है। जो खासकर इसका एक और मकसद है जो हमारे पुअर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स जो छोटे फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर इस स्कीम का ज़्यादा फ़ायदा मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस इनिशिएटिव का मकसद था। दूसरा इनिशिएटिव इंडिया ने चलाया है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाकर। आपको पता होगा सरकार जो फार्मर्स को एमएसपी देती है ना, इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है मिलेट्स के ऊपर में। तो इस प्रकार का सपोर्ट भी यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यूपीएससी ने साल 2016 में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन कभी भी जैसे कि करंट इशू के अंदर ये बात की गई है ना, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ से नहीं बनेगा। जो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड डेटा यहाँ से बनेगा। आप खुद एग्जाम्पल देख सकते हो, साल 16 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, यानी कि अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, एक इनिशिएटिव आपको पढ़ाया था ये वाला INSIMP वाला। तो इस इनिशिएटिव को लेकर आपसे सवाल पूछ लिया गया। इस इनिशिएटिव के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सॉरी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक नीचे भी यहाँ पर स्टेटमेंट है। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस इनिशिएटिव का मकसद है मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव किया जा सके, जो उसमें उसकी कटाई के लिए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका इंप्रूव किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि जो हमारे पुअर स्मॉल मार्जिनल ट्राइबल फार्मर्स हैं उन सबको यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा मिले, उनको यहाँ पर ज़्यादातर कवर किया जाए। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव है जो फार्मर्स हैं उनको एंकरेज किया जा सके ताकि जो फार्मर्स हैं वो कमर्शियल क्रॉप से मिलेट कल्टीवेशन की तरफ आगे ज़्यादा बढ़ जाएं और इनको फ्री किट्स वगैरह दी जाएंगी। ये सारी चीज़ें ये तो हमने पढ़ा नहीं, फ्री किट्स वगैरह कुछ भी। हमने केवल और केवल पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ही पढ़ा था। तो इसका सही उत्तर भी पहला और दूसरा ही होना चाहिए। तो ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में 1 ओनली, 2 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली या फिर 1 2 3 लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उस समय पर ये इनिशिएटिव न्यूज़ में होगा 2016 के समय पर, तो इस वजह से ये सवाल पूछ लिया गया। और इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट न्यूज़ में तो आपसे यहाँ से सवाल बन सकता है, तो इसको ज़रूर से ध्यान रखना यार। क्वेश्चन बहुत आसान भी बनते हैं कभी कभी, आपने देखा होगा जैसे कभी राइस का प्रोड्यूसर कौन है सबसे बड़ा, ऐसे सवाल भी पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आराम से आप टैकल कर सकते हो। बस करना क्या है, प्रॉपरली चीज़ों को सुनना है और डेली रिवाइज करना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। ना अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी का स्तर जो देखने को मिलेगा वो दिसंबर के महीने में बढ़ता हुआ नजर आया है। तो जो अभी दिसंबर का महीना निकला है साल 2022 का, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3% तक पहुंचा, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बोला। मतलब इतना बेरोजगारी पिछले 16 महीने में नहीं हुई है जितनी बेरोजगारी पिछले महीने यानी दिसंबर के महीने में 2022 में देखने को मिली है। तो ये रिपोर्ट ने बोला है। ये रिपोर्ट कहाँ से निकल कर आई है, तो इसका नाम है CMI, दैट इज़ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इन्होंने इसको पब्लिश किया है। इन्होंने बोला कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि शहर के अंदर जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा बढ़ी है और गांव के अंदर बेरोजगारी थोड़ी सी कम हुई है। तो ये डेटा यहाँ पर बताता है। फिर उसके बाद आप देख पाओगे कौन कौन से राज्यों के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, कौन कौन से राज्यों में कम हुई है, वो बताया गया है। वो आपसे कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा, इसको आपने नहीं पढ़ना है। बस खाली ओवरऑल यहाँ पर ध्यान में ये रख सकते हो, केवल और केवल यहाँ पर हेडलाइन पढ़ने वाली है, इसके अलावा नीचे का कंटेंट पढ़ने लायक नहीं है। कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर के महीने में 8.3% तक बढ़ चुका है, जो कि पिछले 16 महीनों में भी सबसे ज़्यादा इस बार देखने को मिला। ठीक है, बस खाली यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना। अब इसके अलावा पढ़ना क्या है, तो एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट पता होनी चाहिए कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है, अब आप अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक देखोगे तो आपका इकोनॉमी में आता है। फिर आप इकोनॉमी की कोई भी स्टैटिक बुक उठाओगे, रमेश सिंह या कोई भी किताब उठाओगे, वहाँ पे जब आप चैप्टर खोलोगे पॉवर्टी और वो सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, वहीं से सवाल बनेगा। ऐसा यहाँ पर आपको करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सवाल बनेगा, क्योंकि यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। तो सवाल के साथ साथ मैं आपको प्रॉपरली डेटा भी प्रोवाइड करवाऊंगा। पहली चीज़ हम समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। देखो, बेरोजगारी बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक जो पर्सन है वो एक्टिव है,
है ना। अब यहाँ पर वो एक्टिव है, तंदुरुस्त है, वो सब यहाँ पर काम करने लायक है, लेकिन वो रोज़गार ढूंढ रहा है, उसको रोज़गार मिल नहीं रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो यहाँ पर बेरोज़गारी वाली सिचुएशन कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कई प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर लिया जाता है लेकिन ज़रूरत कम की होती है। कहोगे क्या मतलब है? हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमेशा हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमने लिया एक फार्मलैंड, एक खेती के लिए हमने ज़मीन ले ली है। अब इसमें 4 लोग चाहिए इस पूरे एरिया को अच्छे से कल्टीवेट करने के लिए, यहाँ पे फसल लगाने के लिए, उसकी कटाई करने के लिए। 4 लोगों में अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती हमने कितने कर लिए? हमने ज़बरदस्ती यहाँ पर 8 लोगों को रख लिया, यानी 4 और एक्स्ट्रा रख लिए। तो ये 4 लोग उतना काम कर सकते थे पूरा का पूरा। जो आपने एक्स्ट्रा 4 रखे हैं ना, वो कोई एडिशनल आउटपुट यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, है ना। यानी कि जो 4 लोग एक्स्ट्रा आए हैं उनकी वजह से जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा कोई नहीं, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो ही है, क्योंकि ये 4 लोग मिलकर उतना काम कर सकते हैं। आपने ज़बरदस्ती 4 लोगों को इसमें और ऐड कर दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा 4 लोग आए ना, वो लोग मिलकर भी जो काम कर रहे हैं उससे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो की ज़ीरो ही देखने को मिली। कुछ एक्स्ट्रा वो करके नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो पहले से 4 लोग हैं वो उतना काम कर सकते थे। बात क्लियर हो गई। और इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो ये एक्स्ट्रा 4 लोग हमने निकाले हैं ना, तो ये कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ज़रूरत तो यहाँ पे 4 की थी, ज़बरदस्ती 8 लोगों को रोज़गार दे दिया, और यहाँ पे उनकी जो सैलरीज़ है, जो पहले वाले 4 की सैलरीज़ है वो भी इनमें बट गई सब में, तो यहाँ पे सैलरीज़ भी कम हो गई। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा 4 है ना, वो कहीं ना कहीं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि छिपे हुए हैं। वो बेसिकली जो बेरोज़गारी है वो छिपी हुई है, वो दिख नहीं रही है, लेकिन वो है बेरोज़गारी ही। ठीक है, एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे रिक्वायरमेंट, या फिर आप कह सकते हो कोई भी ऐसी नौकरी जहाँ पे रिक्वायरमेंट बेसिकली कम लोगों की आपने ज़बरदस्ती ज़्यादा रख लिए हैं, तो वो जो ज़्यादा रखे हुए ना एडिशनल नंबर है, वो कोई एक्स्ट्रा करके नहीं दिखा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन उनसे एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन तभी भी ज़ीरो ही है। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। बात क्लियर हो गई। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सीज़न वाइज आता है। जैसे हमारी एग्रीकल्चर के टाइम पर भी, खेती बाड़ी में भी आप देखोगे तो सीज़न वाइज एक सीज़न आया, हाँ, तो यहाँ पर आप इस प्रकार की फसल उगा लोगे, फिर दूसरा सीज़न आया, दूसरे सीज़न में यहाँ पर दूसरे प्रकार की फसल उगा लोगे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। बट यहाँ पर ये क्या होता है, सीज़न वाइज लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक ऐसा काम है जो कि केवल सर्दियों में चलता है। अब सर्दियों में चलता है तो वो इंसान क्या करेगा, गर्मियों में खाली बैठा रहेगा। या फिर कोई एक ऐसा काम है केवल गर्मियों में चलता है, सर्दियों में नहीं चलेगा, तो वो बेसिकली सर्दियों में खाली बैठेगा। तो सीज़न वाइज यहाँ पर वो बेरोज़गार हो जाता है, सीज़न टू सीज़न। ठीक है, तो वो यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। बाकी एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक व्यक्ति है, उसके पास में जो स्किल्स हैं ना वो बहुत कम है, और मार्केट के अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए। मार्केट के अंदर जो वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर स्किल्स बहुत कम है। तो उसके अंदर जो स्किल्स हैं और मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसके एक मिसमैच होना, इस वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। जो बहुत सारे लोग हैं ना, उनके अंदर स्किल्स की कमी है, क्योंकि प्रॉपरली एजुकेशन उनको मिला नहीं है, इस वजह से भी यहाँ पर वो बेसिकली कहीं ना कहीं बेरोज़गार रह जाते हैं। फिर तीसरा आता है, तीसरा या चौथा है जो भी है, ये आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस होता है ना, उसके हिसाब से भी बेरोज़गारी आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कई सारे केसेस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो जब डिजिटलाइज हो रहा है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लंबे समय से दफ्तर में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में वो पेपर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, लंबे समय से उन्होंने पेपर पे काम किया है। लेकिन अब अचानक से चीज़ें डिजिटलाइज हो गई, कोविड में डिजिटलाइज हो गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाए तो कंपनी उनको रख भी नहीं पा रही है। तो इस चक्कर में यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फिर आता है एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति कहीं पर जॉब कर रहा था, उसने वो जॉब छोड़ दी, अब जाकर वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है। जब वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो बेरोजगार है, क्योंकि वो जॉब कर रहा था वहाँ पे छोड़ दिया, अब दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है, तो अभी के समय पर तो वो बेरोजगार है ना। तो वो जो बीच का समय है वो कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बाकी बेरोज़गारी के कई सारे कारण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ये बहुत आम सी बात है। यानी सोसाइटी के अंदर जैसे कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है। इवन आप देखोगे जो बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज़ हैं ना, जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर में आप कह सकते हो कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, यहाँ पे बिज़नेस के अंदर लोग अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ये मेरी फैमिली का यही संभालेगा, फिर आगे वो संभालेगा, फिर आगे वो संभालेगा, पीढ़ी तो पीढ़ी यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं, बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे बेरोज़गारी का, वो है पॉपुलेशन का ग्रोथ। अभी इंडिया की जो जनसंख्या है वो लगातार ग्रो करती जा रही है, ये एक मेन कारण बन जाता है हमारे बेरोज़गारी का। ठीक है,
क्लियर हुई बात। उसके बाद में आप देखोगे ये तो यहाँ पर मेन वो बात हो गई जो कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रखी है, इसमें कोई ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली चलता हूँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर। आपने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो पढ़ा है ना, इसको लेकर सवाल कैसे बन सकता है। इवन आप देखोगे यूपीएससी ने साल 2013 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अभी आपने डिटेल से पढ़ा है ना। तो पूछा यह गया कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स ऑप्शन नंबर ए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर बी, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। बताओ इसका क्या है सही उत्तर। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं ना, उसकी प्रोडक्टिविटी अभी भी जीरो है, क्योंकि उससे पहले जितने लोग काम कर रहे थे वो उतना काम कर सकते थे, वो सारा काम निपटा सकते हैं, लेकिन आपने ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा लोग को ऐड कर दिया है। तो इसमें क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है लेबर की, वो ज़ीरो होती है। वो जो लेबर है वो कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़ीरो ही रहेगी जो आपने एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं, एक्स्ट्रा लोग को रोज़गार में रखा हुआ है। तो इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक लगाकर इस आंसर को दिया जा सकता था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इंडिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, दोनों में डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। तो ऑस्ट्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो भारत और ऑस्ट्रिया ने मिलकर क्या किया है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट को साइन कर लिया है। ठीक है ना। अब ये जो अग्रीमेंट है इसमें क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया से कई सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स मतलब यहाँ से देश छोड़कर निकले कहीं और पर जाकर काम कर रहे हैं, तो कभी अवैध तरीके से यहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं वो एंटर कर जाते हैं देशों के अंदर में। तो ऑस्ट्रिया में कई सारे इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स हैं। कितने? 15,000 से ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स हैं। तो ऑस्ट्रिया क्या कर रहा है, ये बोल रहा है इंडिया से कि देखो ये इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं हमें कम करना होगा। तो ये जो अग्रीमेंट किया गया है, इस अग्रीमेंट का मकसद यह है कि हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है ना, इसको हम लोग लड़ेंगे, इससे लड़ेंगे। जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है इससे साथ में मिलकर लड़ा जाएगा, इस इलीगल माइग्रेशन को रोका जाएगा। अवैध तरीके से कोई भी किसी देश में जाकर घुस रहा है और जाकर वहाँ पे काम ले रहा है, काम कर रहा है, तो बेसिकली उस चीज़ को यहाँ पर रोका जाएगा। और जो भी इलीगल माइग्रेंट्स अभी के समय पर ऑस्ट्रिया में हैं बेसिकली, उनको आराम से इंडिया लेकर आया जाएगा। वो बात यहाँ पर इस अग्रीमेंट के तहत कही जा रही है। ठीक है, तो इसको लेकर एक प्रॉपर मीटिंग हुई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं, इधर यहाँ पर ऑस्ट्रिया के मिनिस्टर हो गए, तो इनके बीच में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो भारत यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन कर रहा है बेसिकली अभी, जिसका नाम है कॉम्प्रहेंसिव माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। किसके साथ में? ऑस्ट्रिया के साथ में। ये क्या करेगा मैंने आपको बता दिया, जो इलीगल माइग्रेशन है उससे लड़ने में मदद करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। इंडिया के कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स ऑस्ट्रिया में हैं, उनको वापस लाएगा इंडिया के अंदर में। ये यहाँ पर बस खाली छोटा सा आर्टिकल था। बाकी लोकेशन ज़रूर देख लेना ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया कहाँ पर है मैप पर स्थित। तो आपको एक बेसिकली दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आज। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ऑस्ट्रिया की लोकेशन आपने मैप में देखनी है, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, कहाँ पर ये स्थित है, फटाफट देखो, न्यूज़ में है, क्योंकि आपसे सवाल बन सकता है। बस खाली यहाँ पर इतनी सी कहानी थी। नाउ चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज कई सारे एडिटोरियल, मतलब सारे ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं, सारे एडिटोरियल बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, प्रॉपर नोट्स के साथ मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करने वाला हूं। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। देखो अभी रिसेंटली ना जो स्टबल बर्निंग है वो काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है ना। स्टबल बर्निंग को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी एक एडिटोरियल आया था। कभी टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा, वैसे वो वाला आर्टिकल मैं आपके दूसरे वाले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करता हूँ। तो टॉपिक न्यूज़ में, तो उसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये एडिटोरियल है, ये जो मेंस का क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इल इफेक्ट्स ऑफ स्टबल बर्निंग इन इंडिया एंड सजेस्ट इनोवेटिव मेजर्स हाउ दिस मेनेस कैन बी टैकल्ड। यानी कि जो स्टबल बर्निंग है, स्टबल बर्निंग समझ रहे हो ना, जो पराली को जलाया जाता है, जो एग्रीकल्चर में हम खेती बाड़ी जब करते हैं ना, फसल की कटाई के बाद में जो पराली बचती है उसको जला दिया जाता है। जलाने से कई सारा पोल्यूशन होता है, काफ़ी सारा प्रदूषण होता है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसको लेकर हमेशा से चर्चा चलती भी आ रही है कि भैया उसको कैसे रोका जाए। तो उसी के बारे में समझाना है कि जो ये स्टबल बर्निंग है इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इल इफेक्ट्स क्या हैं, साथ ही साथ में क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो हिंदी में भी मैं भी रीड कर सकता हूँ, तो हिंदी में रीड कर देता हूँ। बेसिकली क्या है, भारत में पराली जलाने के दुष्प्रभावों पर चर्चा करें और नए उपाय का सुझाव दें कि किस तरीके से इनसे निपटा जा सकता है।
तो इसका आंसर लिखने के बाद में आपको कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, तो आपको वहाँ पर फुल फॉर्म लिखना है, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर लगभग 43,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जाकर अपने आंसर्स को लिख सकते हो। आंसर्स को लिखकर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम ये करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग मिलकर 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे कई सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में ऐड करने के लिए, सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप उनको बता सकते हो। तो इस प्रकार के फायदे, या फिर आप कह सकते हो एक कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप रन कर रहा है। आते हैं फर्स्ट एडिटोरियल पर। तो इस एडिटोरियल को लिखा गया है हैप्पी मॉन जैकब के थ्रू। तो इन्होंने यहाँ पर इन राइटर ने क्या क्या मेंशन किया है, ये बोलते हैं कि देखो साल 2022 तो गुजर गया, लेकिन साल 2023 के अंदर भारत के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस के साथ में हमारे सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो वो चैलेंजेस, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आने वाली हैं, कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, उसके बारे में राइटर ने मेंशन किया कि साल 2023 हमारे लिए कैसा होने वाला है। तो इस पूरे एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप इनको प्लीज़ रेफ़र करें और इनका प्रॉपरली इस्तेमाल करें। तो न्यूज़ में यहाँ पर क्या है कि देखो इंडिया जो है 2023 में एंटर कर चुका है। दुनिया भर की कंट्रीज़, ऑब्वियसली बात है, पूरी दुनिया 2023 में एंटर कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे 2023 ना हमारे लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ से भरा पड़ा है। हमें उसको किस प्रकार से टैकल करना है वो हम समझेंगे। 2 सबसे बड़े चैलेंज तो यही निकल कर आते हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर। रशिया यूक्रेन का वॉर भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना का लगातार हमारे बॉर्डर में घुसकर रहना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक और चैलेंज निकल कर आ रहा है कि अभी हमने रिसेंटली देखा कि चाइना में कोविड-19 के जो वेरिएंट्स के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के केसेस रिसेंट टाइम में इंक्रीज होते हुए नजर आए। इवन यहाँ पे कई सारे आर्टिकल अभी पब्लिश हो रहे हैं कि जनवरी के लास्ट तक कई सारे केसेस बढ़ सकते हैं कोरोना के। तो एक चैलेंज हमारे सामने ये निकल कर आ रहा है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने है इकोनॉमिक डाउनटर्न, यानी कि इकोनॉमी दुनिया भर की काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, वो निकल कर आ रहा है। और उससे भी बड़ी यहाँ पर एक चैलेंज ये है कि हम लोगों के हाथ में इस बार की G20 की प्रेसिडेंसीशिप है, यानी G20 का प्रेसिडेंट इस समय भारत है, 1 साल की प्रेसिडेंसीशिप हमारे हाथ में है। तो हम लोग किस प्रकार से दुनिया भर की जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटते हैं, उनको कैसे टैकल करते हैं, वो भारत की कहीं ना कहीं प्रेसिडेंसीशिप की लेकर एक इम्पैक्ट डालेगा, भारत के इमेज के बारे में भी इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट डालेगा। उस चीज़ के बारे में राइटर ने मेंशन किया है। आओ समझते हैं यहाँ पर। पहले तो राइटर मेंशन करते हैं कि साल 2022 के अंदर आप देखोगे पूरे साल में क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं, क्या क्या दिक्कत नज़र आई हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी साल 2022 के अंदर में वो है रशिया यूक्रेन का वॉर। रशिया ने पिछले साल फरवरी के महीने में क्या किया, यूक्रेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। और वो जो यूक्रेन के ऊपर अटैक करा है ना, वो बेसिकली पूरा साल निकल चुका है, इवन अभी तक सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो पाई है। इसका इम्पैक्ट दुनिया भर की इकोनॉमी के ऊपर पड़ा है, दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस आ गया, दुनिया भर में रिसेशन आ गया, इकोनॉमी डाउन हो गई है। रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए, इंटरनेशनल लेवल पर चावल की कमी हो गई थी बीच में, है ना। उसके बाद में आप देखोगे जो कच्चे तेल है उनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, ये हालात पहुंच गए थे रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से। तो 2022 का एक सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। दूसरा चैलेंज है चाइनाज़ अग्रेशन, यानी कि जो यूक्रेन वॉर है, इससे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके अलावा चाइना ने कहीं ना कहीं क्या किया, अपना अग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया। और आप देखोगे कि इंडिया के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के लंबे समय से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ पर रिसेंटली कुछ दिनों की बात है, 9 नवंबर के आसपास की बात है, वहाँ पे क्या होता है, जो तवांग वाला रीजन है ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तवांग सेक्टर है, वहाँ पर चाइना की जो आर्मी है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पे हमारी जो आर्मीज़ है उन्होंने इनको पीछे ढकेला। तो बॉर्डर पर इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू नज़र आया है भारत के लिए वो है चाइना की जो बार बार हरकतें हैं ना, इस प्रकार से यहाँ पर हमारी टेरिटरी के अंदर घुसना। वो तीसरा जो 2022 में एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिला, तालिबान के साथ में एंगेजमेंट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2021 की बात अगर मैं करूँ तो 2021 में अगस्त के महीने में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कब्जा लिया था। तो तालिबान के साथ में भारत किस प्रकार से एंगेज करके बातचीत करेगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में हालात इतने ख़राब हो गए कि लोगों के अंदर में भूखमरी जैसी प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती हुई चली गई। तो उनको यहाँ पे हम लोगों ने मेडिसिन, कुछ अनाज, वैक्सीन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी, है ना।
लेकिन हम लोग कोशिश यही कर रहे थे बार बार कि अफगानिस्तान में जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है वो इंडिया के अंदर ना आ जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए पिछले साल। अफगानिस्तान में हमने कई सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है हमारा वहाँ पे। कई सारी जगह पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या, वो सारा पैसा पानी में जा चुका है क्या? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन पूरी तरह से खराब है, तालिबान को हम सरकार की तरह रिकग्नाइज करते नहीं है, तो हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उन सब का क्या? तो वो भी इंडिया के लिए कहीं ना कहीं साल 2022 में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ठीक है, एक चैलेंज और आया इंडिया के सामने, वो है नेबरहुड इन क्राइसिस, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका आ गया, उसके बाद में पाकिस्तान आ गया, है ना। तो इनके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं। बांग्लादेश के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आई हैं। जैसे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो सभी को पता है कि श्रीलंका में हालात यहाँ पर क्या हुए, है ना। वहाँ पर आप देखोगे हर चीज़ की कमी हो गई। हमने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया श्रीलंका को, कई सारा पैसा प्रोवाइड करवाया, फ्यूल, मेडिसिन, हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है ताकि श्रीलंका अपने यहाँ पर इस इकोनॉमी रिसेशन से निकल कर आ सके, है ना। श्रीलंका को कई सारा उधार दिया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से यहाँ पर श्रीलंका ने उधार लिया, चाइना ने कई सारा पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करवाया श्रीलंका को, चाइना ने ढेर सारा पैसा उधार दिया हुआ है ना। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि हमारे पड़ोसी देशों में क्राइसिस आए। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज था म्यांमार। म्यांमार के अंदर भी आपको पता है मिलिट्री कू हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है। ये 2021 में तख्ता पलट कर दिया था म्यांमार की आर्मी ने। तो तब से हम लोग यहाँ पे म्यांमार के अंदर भी शांति बनाने में लगे पड़े हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि म्यांमार के अंदर शांति बनाना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर म्यांमार में अगर हालात ख़राब होते रहेंगे तो म्यांमार से जो लोग हैं वो निकल कर इंडिया में घुसेंगे। और ऐसा हो भी रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कई सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं, कई सारे जो शरणार्थी हैं, वो म्यांमार से निकल कर आकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में घुस रहे हैं। और फिर उससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे लोगों की टेरिटरी में घुसते हुए हैं, फिर उन वहीं पर रहना सहना, फिर उन लोगों की मतलब जो हमारी खुद की पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, उनकी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से कई सारे क्राइसिस वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पे भारत को कई सारे जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़े हैं। तो 2022 के जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है वो तो हमने यहाँ पर समझा ही लिए। अब बात करते हैं कि आने वाले समय पर क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आने वाली हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं। सबसे पहला यहाँ पर चैलेंज है हमारे सामने आने वाले समय पर, वो है चाइना को हैंडल करना। हाल ही में हमने देखा कि तवांग के अंदर क्लैश हुआ इंडिया चाइना के बीच में। यह भारत के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी कि हम इसको किस प्रकार से टैकल कर सकें। डेफिनेटली देन उसके बाद में यहाँ पर नज़र ये आता है कि आप देखोगे लंबे समय से, इससे पहले 2020 में भी जो गालवान वैली है वहाँ पर इसी प्रकार का इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर भी जो हमारे काफ़ी सारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो गए थे उस पूरे के पूरे फाइट के अंदर में। चाइना अपने आप को यहाँ पर एक सुपर पावर की तरह देखता है ना। अब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इंडिया को ज़रूरत है कि चाइना के साथ में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की। तो आने वाले समय पर पहली चीज़ तो हमें चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे साथ में उसको रिजॉल्व करना है। दूसरा एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है रशिया के साथ में अपनी दोस्ती को बनाए रखना। तो कहोगे इसमें क्या चैलेंज है? देखो रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद में ना जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो काफ़ी नाराज़ हो चुकी हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यानी अमेरिका, फ्रांस, इन सब देशों ने मिलकर क्या कर रखा है, रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यूके वगैरह की बात करें तो कई सारे सैंक्शंस यहाँ पर लगा दिए गए हैं रशिया के ऊपर में। तो हम लोग वैसे रशिया के खास दोस्त हैं, रशिया हमारा खास दोस्त है। रशिया से हम कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज़ करते हैं। पिछले अगर आप लोग 70 सालों में देखोगे तो कई सारे हथियार यहाँ पर रशिया से भारत ने परचेज़ किए हुए हैं। इवन S-400 सिस्टम भी यहाँ पर रशिया से हम लोगों ने परचेज़ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले समय पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रशिया यूक्रेन की वॉर में रशिया को लगातार सपोर्ट करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में भारत के जो रिलेशंस है वो ख़राब हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि रशिया चाइना दोनों साथ में रहते हैं। रशिया चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगा। चाइना का इन्फ्लुएंस रशिया में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले समय का है, ये बताया गया। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है G20 एज अ ग्लोबल स्टेज। G20 समिट जो है वो भारत के हाथ में है इस बार। तो G20 समिट आप कह लो या फिर इसकी प्रेसिडेंसीशिप कह लो, तो भारत आज के समय पर G20 का प्रेसिडेंट है। ठीक है, राइटर ये बोलते हैं कि भारत ने यहाँ पर बोला है कि G20 में हम लोग क्या करेंगे, जो साउथ है यानी कि दुनिया भर के अगर हम मैप देखें तो इसमें जो ग्लोबल साउथ है, ऊपर वाली कंट्रीज़ तो अमेरिका, इधर मिडिल ईस्ट और ये सारी कंट्रीज़ हो गई, रशिया वगैरह, ये सब नॉर्थ हो गया। लेकिन दुनिया के मैप को नीचे से देखोगे तो यहाँ पर साउथ अमेरिका हो गया, ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, इधर यहाँ पर इंडिया हो गया और इधर कुछ कंट्रीज़ हो गई। तो ये यहाँ पर क्या कहलाता है, ग्लोबल साउथ। तो इंडिया चाहता है कि जो G20 ग्रुप है उस G20 ग्रुप के अंदर इन कंट्रीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करा जाए, इन कंट्रीज़ को थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू दी जाए। तो भारत यहाँ पे ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर निकला है G20 के अंदर में, ठीक है, वो अच्छी बात है।
लेकिन हम किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में इतने सारे क्राइसिस हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर है ना, उसके बाद में आप देख पाओगे यूरोप के अंदर कई कॉन्फ्लिक्ट हैं, देन उसके बाद में दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगी, कच्चे तेल के दाम काफ़ी बड़े लेवल पर, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में इंडिया G20 समिट को कैसे हैंडल करता है वो कहीं ना कहीं आगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। बाकी आप देखोगे आने वाले समय पर भी हमारे लिए कुछ और चैलेंजेस होने वाले हैं। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें जो क्राइसिस हैं वो अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। जैसे श्रीलंका और मालदीव्स की बात करें तो श्रीलंका के अंदर हालात अभी भी खराब है, लगातार भारत सपोर्ट करता जा रहा है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आने वाले समय पर कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो श्रीलंका में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, और अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट श्रीलंका में बढ़ जाएगा तो अगेन भारत के लिए वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है, क्योंकि चाइना चाहते ही श्रीलंका के अंदर बैठ जाए, पूरी तरह से पैर पसार ले। जो हम्बनतोता पोर्ट है वो वैसे ही 99 साल के लिए चाइना ने लीज पर ले लिया, रेंट पर ले लिया है वो श्रीलंका का बंदरगाह। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा, मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स भी यहीं पर इंडियन ओशन में, श्रीलंका से जस्ट दूर आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा। मालदीव्स की यहाँ पे सरकार बदल रही है, 2023 के अंदर यहाँ पर इलेक्शंस हैं, तो आने वाले समय पर कहीं ना कहीं जो एक नया नेता खड़ा होने वाला है ना वो इंडिया के खिलाफ है, एंटी इंडिया है, और उसने ही यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन करके मालदीव से चलाया हुआ था। तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं मालदीव्स में भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। देन बात आती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के अंदर भी इस साल इलेक्शन होने वाले हैं। तो बांग्लादेश के अंदर जो इस साल इलेक्शंस होंगे तो उसमें शेख हसीना जो है ना वो अब की बार जा सकती हैं। तो शेख हसीना के साथ में हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि बांग्लादेश के जो करंट प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इनके बीच में रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर ये बदलती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिकल डिसरप्शन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से नेपाल की सिचुएशन, नेपाल में ऑलरेडी सब कुछ काम पलट ही चुका है। नेपाल में आपको पता होगा जो प्रचंड है वो एक नए प्राइम मिनिस्टर बनकर निकले हैं, और नए प्राइम मिनिस्टर जो बन के निकले हैं ना ये कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट में देखने को मिलेंगे। आने वाले समय पर इंडिया के खिलाफ ये सारे काम करने वाले हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो हमारे नेबरहुड के अंदर यानी पड़ोसी देशों के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंज हमें आने वाले समय पर फेस करने होंगे। और ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन 2023 में यानी इस साल होंगे। ज़्यादातर देशों में इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं, भारत में भी 2024 में होंगे, बट अभी यहाँ पर देखोगे ज़्यादातर देशों में 2023 में इलेक्शंस होंगे। देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय पर जो ये इलेक्शंस होंगे उसके बाद यहाँ पे जो लोग हैं वो एंटी इंडिया निकलते हैं या प्रो इंडिया निकलते हैं, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी। तो उस हिसाब से हमें चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। तो आने वाले समय पर कई चैलेंज इंडिया के लिए क्रिएट होने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे राइटर ने क्या क्या मेंशन किया है। नेक्स्ट पर्टिकुलर एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है ब्राज़ील के बारे में। तो विजय प्रसाद साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूंगा। ब्राज़ील देश के बारे में सभी को पता है। तो ब्राज़ील के अंदर अभी रिसेंटली जो सरकार है वो बदल चुकी है। ब्राज़ील के जो पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ना, बोल्सोनारो, ये हट चुके हैं और ये भाग चुके हैं अभी कहाँ पर, अमेरिका। और अब यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं जिनका नाम है लूला। ठीक है, हाँ बिल्कुल लूला ही नाम है, आप देखोगे तो इनका वैसे पूरा नाम है लुइस इनिशियो लूला डा सिल्वा। तो यहाँ पर लूला बेसिकली लूला के नाम से ये जाने जा रहे हैं। कई सारे जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं ना वो लूला के नाम से यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं। तो ये कौन है, अब ये क्या करने वाले हैं, उनके बारे में इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर राइटर ने मेंशन किया है। देखो क्या कहना है इनका, मैं आपको समझाता हूँ। इनका कहना यह है कि 1 जनवरी 2023 यानी कि जो कल का दिन था, यहाँ पर उद्घाटन हो चुका है। नए जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो आ चुके हैं, है ना, जो क्योंकि प्रेसिडेंट के ऑफिस में नए आ चुके हैं, वहाँ का जो ऑफिस है वहाँ के नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं। पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे वो थे जेर बोल्सोनारो, वो अब उनका टाइम पीरियड हो चुका है समाप्त। अब आ चुके हैं नए प्रेसिडेंट। पुराने वाले क्यों हटे? पुराने वाले इसलिए भी हट गए क्योंकि पुराने वाले ने सही से सारी पॉलिसीज़ को मैनेज नहीं किया। कोविड-19 की वजह से ब्राज़ील में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, लेकिन उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए पुराने वाले प्रेसिडेंट। इस वजह से भी यहाँ पर उनको हटना पड़ा। कोविड-19 की वजह से ब्राज़ील में जो भुखमरी है वो बढ़ गई, गरीब लोगों में भुखमरी बहुत बड़े लेवल पर पहुँच गई है ना। इस चक्कर में भी यहाँ पर आप देखोगे पुराने वाले प्रेसिडेंट को हटाया गया। देन कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो नए वाले प्रेसिडेंट हैं वो चीज़ों को बदलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। क्योंकि ये पहले भी जो लूला है ना, ये पहले भी साल 2003 से लेकर 2010 के बीच में ऑलरेडी ब्राज़ील के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें पता है कि चीज़ों को हमें कैसे मैनेज करना है। इवन यहाँ पर आप देखोगे जो पुराने वाले लीडर हैं बोल्सोनारो, ये वैसे भाग चुके हैं। ये आप कह सकते हो यूएसए भाग रहे हैं। यूएसए जाने का यहाँ पर रीज़न यही है, हालात इन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिए ब्राज़ील में, लोग यहाँ पर इनके अगेंस्ट में खड़े हो चुके हैं। लेकिन अब जो ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट निकल कर आए हैं ना, इनका टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि देखो हम लोग बिल्कुल अपनी जो हंगर है ना, ब्राज़ील में जो भुखमरी है उसको ख़त्म करने को लेकर काम करेंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो नए प्रेसिडेंट हैं ये पहले प्राइम प्रेसिडेंट ऑलरेडी रह चुके हैं,
2003 से 2010 तक, और उस बीच में भी ब्राज़ील में काफ़ी बड़ी भुखमरी थी, और उस भुखमरी से निपटने का काम ब्राज़ील ने काफ़ी अच्छे से किया था इन प्रेसिडेंट के अंडर में। तो वही बात बोली जा रही है कि ये अच्छे से आने वाले समय पर जो हंगर है, जो भुखमरी है, उससे यहाँ पर निपटने में काम करेंगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। बाकी क्या होता है कि इन्होंने भी कई सारे क्राइसिस फेस किए हैं लंबे समय में, लेकिन आप देखोगे आने वाला समय जो है इनका होने वाला है, अगर ये सही से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं। बाकी इलेक्शंस कैसे कैसे हुए है ना, वो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो आपके एग्जामिनेशन में कदापि नहीं पूछी जाएगी, वो बिल्कुल भी मत पढ़ना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। तो कहोगे क्या पढ़ना है? पढ़ना यह है कि ब्राज़ील के इनडायरेक्ट रिलेशंस अगर हम लोग देखें, ब्राज़ील के रिलेशंस भारत के साथ में कैसे हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली यहाँ पे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हो चुके हैं चेंज, ठीक है ना, वो बदल चुके हैं। अब उसके रिस्पॉन्स में आप बताओ इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस में किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं। तो इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस आपको वैसे तो पता होने चाहिए कि आखिरकार कहाँ पर स्टैंड करते हैं। कोई भी आप स्टैटिक किताब उठाओगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो भी आपके पास में किताबें होंगी, उसमें से आप पढ़ोगे तो वही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी समझाने वाला हूँ। पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ एक। ये बेसिकली पूरे साउथ अमेरिका का मैप है। यहाँ पर आप देखोगे जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील, इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया, और यहीं पर जो अमेज़न के जंगल के नाम सुना है ना आपने, तो अमेज़न के जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा आपको ब्राज़ील में ही देखने को मिलता है। नाउ डिस्कस करते हैं इंडिया ब्राज़ील के रिलेशंस के बारे में। देखो इंडिया ब्राज़ील के जो रिलेशंस हैं अपने आप में बहुत पुराने हैं। अगर हम इनका ऐतिहासिक लिंक देखें तो एक कनेक्शन लगभग 500 साल पुराना भी देखने को मिलता है। कैसा कनेक्शन है ये? तो उस समय पर पोर्चुगल के एक व्यक्ति पेड्रो एल्वरेस, ठीक है, ये यहाँ पर अपने रास्ते में थे, इंडिया की साइड आ रहे थे। ये लगभग 1500 की बात की जा रही है, ये इंडिया आ रहे थे। तो बीच में यहाँ पर इन्होंने ब्राज़ील को डिस्कवर किया था। ब्राज़ील में बीच में ये रुक गए थे, वहीं पे इंडिया में जब गोवा पहुँच रहे थे तो गोवा से पहले यहाँ पर ये ब्राज़ील के अंदर रुक गए थे। तो उस समय पर यहाँ पर इन्होंने ब्राज़ील को डिस्कवर किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया और ब्राज़ील का यही कनेक्शन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। बाकी आप देखोगे वैसे जो इन दोनों के रिलेशंस है वो 1948 से बने हैं। तो हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, उसके अगले साल ही इंडिया ब्राज़ील के जो रिलेशंस है वो एस्टेब्लिश हो गए थे। तो पहले तो हम इन दोनों देशों के बीच के पॉलिटिकल कोऑपरेशन के बारे में समझेंगे। देखो पॉलिटिकल कोऑपरेशन क्या है ना, बेसिकली दुनिया भर में जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि ब्रिक्स ग्रुप हो गया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप है। इसमें यहाँ पर आपको कौन कौन से देश देखने को मिलेंगे? ब्राज़ील और इंडिया दोनों देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर IBSA, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का ग्रुप देखने को मिलेगा। G4 कंट्रीज़ का ग्रुप, G20 ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलते हैं। इन सब ग्रुप्स के अंदर इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही हिस्सा हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर G4 ग्रुप के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। G4 ग्रुप के अंदर 4 देश आते हैं, कौन कौन से? ब्राज़ील, इंडिया, यहाँ पर भी दोनों साथ में हैं, उसके अलावा जर्मनी, जापान। ये चारों कंट्रीज़ की क्या मांग है? चारों कंट्रीज़ की मांग यह है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसके अंदर इनको परमानेंट सीट मिल जाए। बाकी आपको पता है UNSC के अंदर में टोटल 15 सीट्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट है। तो यहाँ पर ये 4 देशों का मकसद है कि हम लोग भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट सीट है उसको हासिल करें। इस वजह से एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं, इस वजह से इसको G4 ग्रुप बोला जाता है। तो G4 के अंदर ये 4 देश हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे आते हैं। अब बात हो गई है पॉलिटिकल कोऑपरेशन की, अब बात आती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी दोनों कंट्रीज़ के बीच का व्यापार कैसा है। तो लेटेस्ट डेटा ये बोलता है कि साल 2018 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। $8 बिलियन का व्यापार हुआ था 2018 में। इंडिया ने कई सारा इन्वेस्टमेंट ब्राज़ील में कर रखा है। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है ब्राज़ील के अंदर में लगभग वो $6 बिलियन का है, और ब्राज़ील का जो इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर में वो $1 बिलियन का है। तो भारत ने कई सारा इन्वेस्टमेंट ब्राज़ील में कर रखा है। काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारा जो एक्सपोर्ट होता है ना इंडिया से ब्राज़ील के अंदर में, वो क्या क्या है? तो इसमें ऑर्गेनिक केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ चीज़ें जो कि ब्राज़ील इंडिया को एक्सपोर्ट करता है वो क्या क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल हो गया, केन शुगर, कॉपर और सोया ऑयल, गोल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ब्राज़ील हमें इंपोर्ट करता है। ठीक है, हमें एक्सपोर्ट करता है। बात क्लियर हो गई। अब बात आती है डिफेंस कोऑपरेशन की। तो दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस रिलेशंस कैसे हैं? तो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साल 2003 में साइन कर लिया था। ठीक है ना। यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड मैटर्स पर दोनों देश मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर काम करते हैं, एक दूसरे को कंट्री सपोर्ट करती हैं, और इसी एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट डिफेंस कमेटी को भी बना रखा है, जो कि हमेशा मिलते रहते हैं। तो डिफेंस के मामले में जो भी बातचीत होती है उसको लेकर इंडिया ब्राज़ील आपस में मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर आता है कल्चरल कोऑपरेशन। आप देखोगे ब्राज़ील के अंदर में आप ये देखोगे कि
इंडिया का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया की काफ़ी सारी जो संस्कृति है, इंडिया का कल्चर है, रिलीजन है ना, वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी लोग फॉलो करते हुए नजर आएंगे। तो ब्राज़ील के अंदर काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है जो कि योगा और आयुर्वेदा को सपोर्ट करती है। आयुर्वेदा के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आपको इनफैक्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसके बाद महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। ब्राज़ील की जो सरकार है, इवन वहाँ के जो एनजीओज़ हैं, वो हमेशा से फोकस करते हैं कि हम लोग बच्चों को हमेशा नॉन वायलेंस के बारे में सिखाएं, है ना, कि यहाँ पर जो हिंसा है वो चीज़ गलत है, अहिंसा की तरफ आगे बढ़ो, उस चीज़ को यहाँ पर सिखाया जा रहा है। बाकी ये तो आपका हो गया, अच्छी बात है, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ठीक भी है। लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में कुछ चैलेंजेस भी हैं। इन दोनों के देशों के संबंध में क्या क्या चैलेंज है? सबसे पहला चैलेंज आता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया ब्राज़ील के अंदर में। पहला चैलेंज यहाँ पर पता है क्या है कि ब्राज़ील ने बार बार एक कंप्लेंट करी है इंडिया की WTO के अंदर में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जो कि दुनिया भर के व्यापार को मेंटेन करने का काम करती है। तो ब्राज़ील यहाँ पे क्या कंप्लेंट लेकर गया? कंप्लेंट ये लेकर गया कि भारत अपने देश में जो फार्मर्स हैं, जो गन्ने वाले फार्मर्स, जो गन्ने की खेती करते हैं, उनको सब्सिडीज़ देता है। उनको यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो सब्सिडीज़ देता है। और इसमें क्या होता है कि वो जो ढेर सारा गन्ने का प्रोडक्शन करते हैं और सस्ते दाम में गन्ने के प्रोडक्शन की वजह से ढेर सारी चीनी बनाकर ये एक्सपोर्ट करते रहें। तो ये सरकार यहाँ पे सब्सिडीज़ दे रही है लगातार। इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो जो सब्सिडी देना हुआ ना इंडियन फार्मर्स को, ये बहुत गलत कर रही है इंडिया की सरकार। क्यों? इससे ब्राज़ील को क्या दिक्कत है? ब्राज़ील को दिक्कत है क्योंकि ब्राज़ील भी यहाँ पर शुगर का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। लेकिन ब्राज़ील की शुगर महंगी है। इंडिया यहाँ पर सब्सिडी देकर सस्ते दाम में शुगर बनवा रहा है अपने देश में और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो ब्राज़ील की शुगर की जगह इंडिया की चीनी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ब्राज़ील का यहाँ पर जो चीनी का मामला है वो थोड़ा सा घट गया है। इस वजह से ब्राज़ील यहाँ पर WTO के अंदर भारत की कंप्लेंट लेकर जाता है, कहता है कि देखो इंडिया अपने यहाँ पर फार्मर्स को सब्सिडी दे रहा है, ये बहुत गलत बात है ना। और इसके चक्कर में सस्ते दाम में ये एक्सपोर्ट कर पा रहा है चीज़ों को, चीनी को एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहीं ना कहीं WTO के खिलाफ जा रही हैं चीज़ें। तो ब्राज़ील बार बार इस बात को यहाँ पर रखने की कोशिश करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये कहीं ना कहीं आपको पहला चैलेंज देखने को मिलता है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के अंदर में। दूसरा जो चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन को लेकर। तो भारत जो है वो सपोर्ट करता है कि भैया क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, इसको आराम से देखकर हमें टैकल करना चाहिए। जबकि ब्राज़ील यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन चीज़ों को सपोर्ट करता ही नहीं है। ब्राज़ील यहाँ पर बोलता है कि देखो यहाँ पे कोई क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ भी नहीं है। और इस चक्कर में ब्राज़ील के जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे, इन्होंने खूब सारे पेड़ भी काट दिए। ब्राज़ील का जो अमेज़न फॉरेस्ट है इसको यहाँ पर आधे से ज़्यादा तबाह कर दिया जाए। तो ये हालात यहाँ पे ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो आइडियाज़ हैं उनमें यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। बाकी एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी कि दोनों के रिलेशंस में हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए जो अभी अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, इथेनॉल प्रोडक्शन, है ना। तो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं ताकि दोनों कंट्रीज़ को अलग अलग मामले में सपोर्ट मिल सके। तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल होता है समाप्त। अगले एडिटोरियल पर आते हैं, ठीक है। इंडिया चाइना के बारे में देखो ये एडिटोरियल है, ये भी ऑलरेडी मैं अभी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे कोई नए पॉइंट नहीं है। यहाँ पे ये वाला आर्टिकल मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। यहीं से सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इंडिया चाइना के बॉर्डर इशूज़ के बारे में। तो कोई नई बात नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हो। जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है बैड लोन्स के बारे में। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बस खाली एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि बैड लोन्स होते क्या हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। आर्टिकल में बोला ये जा रहा है कि इस बार जो बैड लोन्स है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आए हैं। पिछले कुछ समय पर भारत के अंदर बैड लोन्स कम हुए हैं। तो आप कहोगे बैड लोन्स होते क्या हैं, पहले ये तो समझाओ। तो अब इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं बैंकिंग के फंक्शंस की, तो जो आपके बैंक्स हैं, नॉर्मल बैंक हैं, वो कैसे काम करता है, उनकी कमाई कैसे होती है। तो वो बैंक क्या करते हैं, आपके पहले देखो, आप लोग हो, आप हो, मैं हूँ, हम लोग क्या करते हैं, बैंक के अंदर पैसे को डिपॉजिट करते हैं। हमने पैसों को डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर में, बैंक में वो पैसा इकट्ठा हुआ। बैंक उन पैसों को उठाकर क्या कर देता है, पीछे बाकी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करवा देता है। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, वो लोन लेने आते हैं बैंक से, लोन ले लेते हैं भारी भरकम। और अब ऑब्वियस सी बात है, लोन लिया है तो यहाँ पर अब वो लोन चुकाएंगे भी। जब लोन चुकाएंगे बैंक को तो बैंक उस पर क्या लेगा, ब्याज लेगा, ठीक है। तो क्या लेगा बैंक, इंटरेस्ट लेगा। और वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो आपने पैसा जमा किया बैंक में, आपका पैसा उठा के लोन पर डाल दिया और लोन से यहाँ पर जो पैसा मिला उसके ऊपर ब्याज भी मिल जाता है बैंक को, ठीक है। तो आपको क्या, आपने जो पैसा बैंक में डाला है आपको क्या फ़ायदा होगा, बैंक आपको भी ब्याज देता है। लेकिन फ़र्क इतना यह है
कि इन लोगों से यानी इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, इनसे तो बैंक ब्याज ज़्यादा लेता है, आपको कम देता है। सपोज यहाँ पे 10% ब्याज इनसे लिया और आपको यहाँ पर 6% का ब्याज दे दिया, तो बीच का 4% जो बचा वो बैंक की कमाई हो जाएगी। इस प्रकार से हमें बैंक जो हमारा रन करता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को पैसा प्रोवाइड करवाया गया है ना, ये पैसा वापस बैंक के पास में आता ही नहीं है। तो हो गया ऐसा कैसे? अब मान लो इसको लोन दिया था, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये इंडस्ट्री लगाना चाहता था, इसने लगाया, इसका सब लॉस हो गया, खत्म हो गया मामला, तो ये पैसा अब बैंक को चुका नहीं पा रहा है। तो बैंक के पास में जो लोन नहीं आया ना, वही लोन कहलाता है एनपीए, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इस प्रकार के जो लोन्स हैं, बैड लोन्स हैं, वो इंडिया के अंदर अभी कम होते हुए नज़र आए हैं। वो बात इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में की गई है। बस इतना सा ये छोटा सा आर्टिकल था, एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझना था कि आखिरकार बैड लोन्स होते क्या हैं। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम लोग अपने टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज की तरफ। तो आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को देखोगे तो एक आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डीप फेक्स के बारे में, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल आया है। कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। आपसे बोला जाए इन दोनों फोटो के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करो, तो आप पहचान पा रहे हो कौन सा असली है कौन सा नकली है? नहीं। लेकिन आप देखोगे तो ये है ओरिजिनल और ये है यहाँ पर डीप फेक। हुआ क्या है, ये किसी और पर्सन का फोटो है, लेकिन जो है शक्ल वो चेंज कर दी गई है। तो डीप फेक के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो किसी और का व्यक्ति का फोटो है, उसकी शक्ल चेंज कर देना, शक्ल हटाकर कोई दूसरी शक्ल लगा देना, जिसको आप एडिटिंग भी कहते हो। उसके बाद में कभी कभी होता यह है, इस लेवल पर डीप फेक पहुंच चुका है कि आपकी कोई वीडियो है ना, आपको स्पीच दे रहे हो, तो स्पीच देते थे उस इंसान की वीडियो में ही उसकी शक्ल हटाकर किसी और की शक्ल लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार का जो डीप फेक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि लोगों के साथ में फ्रॉड करना, उनकी शक्ल चेंज करना, ऐसे बहुत सारे डीप फेक के चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो आप समझते हैं हम लोग डीप फेक क्या है? तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाई पड़ जाएंगे। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है? तो डीप फेक टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वीडियोस के अंदर कोई चेंजेस करना, किसी की फ़ोटो को बदल देना, किसी की ऑडियो को बदल देना, है ना, वो बोल कुछ और रहा है उसमें कुछ और आवाज़ लगा देना, है ना। तो इस प्रकार के जो काम है वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये सब कहलाता है डीप फेक, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब ये फेक न्यूज़ की तरह हमें क्रिएट करना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका है आज के समय पर। क्यों? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डीप फेक भी अपने आप में और ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। ये जो वर्ड है डीप फेक, ये जो टर्म है ना, ये सबसे पहली बार आई थी साल 2017 में, और यहाँ पे आप देखोगे आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। इवन यहाँ पर जो पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ हैं उसके अंदर डीप फेक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, ये बात यहाँ पे बताई जाती है। डीप फेक का मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे आप देखोगे किसी के साथ में स्कैम करना है, इवन यहाँ पर आप देखोगे किसी के साथ स्कैम करना है तो वो कुछ और बोल रहा है, सपोज़ खड़े होकर कहीं पर स्पीच दे रहा है, तो यहाँ पर उसकी ऑडियो में कुछ और ऑडियो डाल देना। तो इस प्रकार की चीज़ें पोर्नोग्राफी के अंदर में यहाँ पर आप कह सकते हो सेलिब्रिटी की पोर्नोग्राफी क्रिएट करना, इलेक्शन के अंदर कुछ बदलाव कर देना, तो ये सारा काम यहाँ पर डीप फेक के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के पहले चेंजेस करे गए हैं, जैसे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा का डीप फेक बनाया गया है, डोनाल्ड ट्रंप का बनाया गया है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ पर डीप फेक पहले बनाया गया है, ठीक है। तो डीप फेक क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। अब कई सारे देश हैं जो कि इस पर्टिकुलर क्राइम को टैकल कर रहे हैं। किस प्रकार से? यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आया है, जिससे यहाँ पर डीप फेक को रोकने का काम किया जाता है। खासकर जो ये डिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जा रहा है ना, उसको रोकने का काम करता है। तो यूरोपियन यूनियन के पास में ऑलरेडी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतनी बात ध्यान में रखना, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन ने अपनी जो कंपनीज है अपने यहाँ की, गूगल, मेटा, ट्विटर, इन सब से बोल दिया है कि अगर कोई डीप फेक और डीप फेक वाले अकाउंट हैं आपके कंपनी के अंदर में या फिर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो उस अकाउंट को यहाँ पे हटा दो, ठीक है। और इन कंपनीज़ को 6 महीने का टाइम दिया है, और अगर ये कंपनीज़ इन चीज़ों को नहीं फॉलो करती हैं तो इनको यहाँ पे बड़ा भुगतान फेस करना पड़ेगा, या फिर इनका जो सालाना इनकम है उसका 6% का जो फाइन है वो भरना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस वो जारी करी गई हैं डीप फेक को टैकल करने के लिए। इस प्रकार की गाइडलाइंस यूएस के अंदर भी हैं। यूएस ने भी यहाँ पर डीप फेक टास्क फोर्स को बना रखा है, जो कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की डीप फेक टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आप कह सकते हो डील करता है, ठीक है ना। अब बात करें इंडिया के अंदर में, तो इंडिया के अंदर में कोई भी प्रॉपरली टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब कोई भी प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जो कि डीप फेक टेक्नोलॉजीज़ को लेकर लड़ते हों, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको नहीं देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर में। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको बहुत सिंपल से शब्दों में डीप फेक के बारे में बता दिया है, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। बाकी कौन कौन से देश में क्या क्या कानून है
तो वो मैंने आपको बता दिया है। विक्टिम्स कौन कौन है, मैंने बताया कि कई सारे लोग यहाँ पर बेसिकली किसी भी लोग का जो इमेज है वो चेंज किया जा सकता है, उसकी शक्ल चेंज की जा सकती है, पोर्नोग्राफिक डीप फेक्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं और पोर्नोग्राफिक डीप फेक्स बनाकर किसी को भी धमकियाँ दी जा सकती हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ सकती है। इसका सोल्यूशन ये है कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो अपने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। इंडिया के पास में अभी के समय पर कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। बाकी नीचे जो आर्टिकल है ये बैड लोन्स के बारे में बात करता है, बिल्कुल सिमिलर आर्टिकल है जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बैड लोन आखिरकार क्या होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आपको मज़ा आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, साथ ही साथ में जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सभी कुछ छोटे आर्टिकल्स बड़े आर्टिकल, ये हमने प्रॉपरली पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है। लास्ट में हमारा एक और छोटा सा आर्टिकल रह जाता है, मुझे पता है, ये वाला, इसको भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो दिसंबर का जीएसटी का रेवेन्यू है ना, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। नवंबर के कंपैरिजन में दिसंबर का जीएसटी रेवेन्यू बढ़ा है, क्योंकि आपको पता है कि हर महीने जीएसटी का रेवेन्यू निकल कर आता है। तो हर महीने जीएसटी के रेवेन्यू का डेटा आता है। तो इस बार जो डेटा दिया गया है वो दिसंबर के महीने का है। तो दिसंबर के महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ है। ये हर महीने चेंज होता रहता है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि हर महीने, क्योंकि देखो हर महीने रेट चेंज होगा तो हर महीने पढ़ोगे क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस जीएसटी रेवेन्यू यहाँ पर दिसंबर के महीने का बढ़ता हुआ नजर आया, इतना डेटा यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। आगे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रीलिम्स वाले सवाल की। एक सेकंड को, प्रीलिम्स में जो आपसे सवाल पूछा गया था 2019 का, कि नीचे ऑप्शन में दिए गए साइट में से कौन सी एक ऐसी साइट है जो कि हड़प्पन साइट नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सौगरा। सौगरा बेसिकली यहाँ पर एक हड़प्पन साइट नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पर हड़प्पन साइट देखने को मिलती हैं। जो सौगरा है बेसिकली वो गोरखपुर में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। उसको सौगरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो ये हड़प्पन साइट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर यही आपका सही उत्तर है। नाउ इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।